नमस्कार दोस्तों, यूपी अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। घटना चक्र वन लाइनर सीरीज खत्म हो चुकी है। अब यूपी स्पेशल सीरीज शुरू होगी। इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित जो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उसको 99वां भारत का 99वां रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में कुल 12 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, तो अन्य 11 रामसर स्थल कौन से हैं? पटना पक्षी विहार जो कि एटा में है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव का, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा का, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, सरसई नावर झील इटावा, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, सुर सरोवर आगरा, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीरनगर, ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर, हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर। ठीक है, टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट से 10 लाखवां वाणिज्यिक वाहन का शुभारंभ किया गया है। 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जो टाटा मोटर्स प्लांट है उससे जो 10 लाखवां वाणिज्यिक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह उपलब्धि भारत में शून्य उत्सर्जन या जीरो इमिशन आधारित स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सारस सर्किट विकास योजना। ठीक है, मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सारस क्रेन के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सारस सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, याद रखना। यह विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी भी है। इस योजना के अंतर्गत मैनपुरी जिले के किथुआ, सहस, कुर्रा जरावा, सोज और समन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इटावा जिले के सरसई नावर और परौली रामायण क्षेत्र को भी इस सर्किट का हिस्सा बनाया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो वन विभाग और उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड। ठीक है, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड। अगला पॉइंट है, लखनऊ को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट, याद रखना, पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप। जनवरी 2026 में लखनऊ ने नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक संस्करण कर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने का दर्जा प्राप्त किया है। यह उपलब्धि 700 मैट्रिक टन प्रतिदिन टीपीडी क्षमता वाले जो सिवरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के संचालन के साथ संभव हुई है। कौन सा? सिवरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र। अगली हेडिंग है, उत्तर प्रदेश सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षित परिवहन और रोजगार सृजन। ठीक है, सुरक्षित परिवहन और रोजगार सृजन। इस योजना के तहत जो स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित और सुलभ परिवहन उपलब्ध हो सके। जो प्रारंभिक चरण है इसमें लगभग 1000 ई रिक्शा सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी और झांसी जिलों में की गई है, जिसे आगे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाएगा। यह योजना डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के तकनीकी सहयोग से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लागू की जा रही है। अगली हेडिंग है, आईआईटी कानपुर द्वारा सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का 3D मानचित्रण किया गया। किसने किया है 3D मानचित्रण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का? तो आईआईटी कानपुर द्वारा। जनवरी 2026 में आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने 30 वर्षों के उपग्रह आंकड़ों को एक उन्नत संगणकीय मॉडल में समेकित कर सूर्य के आंतरिक और अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रथम 3D मानचित्रण तैयार किया है, मतलब 3D मैप तैयार किया है। ठीक है, शोधकर्ताओं ने एक उन्नत 3D डायनेमो मॉडल विकसित किया है जो 3 दशकों के सौर चुंबकीय आंकड़ों को एकीकृत करता है। इस मॉडल के माध्यम से सूर्य की आंतरिक चुंबकीय संरचना का
अधिक स्पष्ट और विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र का 3D मानचित्रण किसने किया है? IIT कानपुर ने किया है। ठीक है, यह शोध IIT कानपुर के जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है इसके सौम्यदीप चटर्जी और उनके प्रोफेसर गोपाल हाजरा के नेतृत्व में संपन्न किया गया है। अगली हेडिंग है, बरेली में हाईटेक मीडिया टावर निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संचार तंत्र को सुदृढ़ करने तथा शहरी सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बरेली में राज्य के प्रथम हाईटेक मीडिया टावर के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्तावित मीडिया टावर का निर्माण बरेली के जो रामगंगा नगर आवास योजना क्षेत्र है वहाँ पे किया जाएगा। इस योजना को बरेली विकास प्राधिकरण BDA बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा लागू किया जाएगा। यह राज्य का पहला मीडिया टावर होगा। कौन सा? यह यूपी का पहला मीडिया टावर होगा, जिससे बरेली उन्नत डिजिटल डिस्प्ले अवसंरचना अपनाने वाला अग्रणी शहर बन जाएगा। कौन सा? बरेली क्या बन जाएगा? उन्नत डिजिटल डिस्प्ले अवसंरचना अपनाने वाला अग्रणी शहर बन जाएगा। इस टावर की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो 11 मीटर होगी तथा इसमें 8 मीटर का एक घुमावदार या कर्व LED डिस्प्ले एरिया स्थापित किया जाएगा। इस योजना में सिंगापुर के जो गार्डन्स बाय द वे से प्रेरित आधुनिक LED प्रकाश तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा? सिंगापुर की जो LED प्रकाश तकनीकी है उसका प्रयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानमंडल में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है। इस सर्वेक्षण में निवेश प्रेरित विकास, मजबूत अवसंरचना, क्षेत्रीय विस्तार और नीतिगत सुधारों पर विशेष बल दिया गया है। इसका उद्देश्य देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। उत्तर प्रदेश की आबकारी निर्यात नीति इम्पोर्टेंट है। आबकारी निर्यात नीति 2026 से 2029 कब? 2026 से 2029 के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 से 28-29 तक के लिए एक विशेष आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आबकारी क्षेत्र हेतु अलग निर्यात केंद्रित नीति लागू की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर यूपी का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर की स्थापना की है। यह पहल राज्य के विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन है उसके अनुरूप की गई है। यह केंद्र संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGIMS लखनऊ के अस्पताल प्रशासनिक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन DOHO में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी NSSTA का 18वां स्थापना दिवस सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI के तहत NSSTA ने यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने ग्रेटर नोएडा में अपना 18वां स्थापना दिवस का आयोजन किया है। इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो थीम थी रीइमेजिनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑफिशियल स्टैटिक्स टू अचीव द विजन ऑफ विकसित भारत @ 2047। इसका तात्पर्य है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में क्षमता निर्माण के नए दृष्टिकोण को अपनाना। मथुरा में राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो मथुरा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की समृद्ध विरासत और पशुधन से जुड़ी वैज्ञानिक समझ को प्रदर्शित करने के लिए मथुरा में इंडिया का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। संग्रहालय का विकास मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में किया जाए। कहाँ पे? मथुरा में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर है। ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन बन सकता है GK का।
इसमें भारतीय गौवंश की लगभग 100 डिजिटल एवं भौतिक प्रतिमाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख स्वदेशी एवं विलुप्तप्राय नस्लें भी शामिल होंगी। कानपुर में एरोनॉटिक्स और रक्षा कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र नेशनल एक्सीलेंसी सेंटर बनाए जा रहे हैं। 19 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे? कानपुर में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पे? कानपुर में। यह केंद्र एरोनॉटिक्स, MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल, एयरपोर्ट संचालन तथा रक्षा विनिर्माण यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगा। यह पहल भारत और फ्रांस के बीच, किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर आधारित है। इस केंद्र की जो स्थापना है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौन सी मिनिस्ट्री है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की PM सेतु योजना है, इसके तहत की गई है। ठीक है। 60,000 करोड़ रुपए के प्रावधान वाली इस योजना का जो उद्देश्य क्या है? लगभग 1,000 ITI संस्थानों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक बनाना। यानी कि जो ITI हैं, 1000 ITI हैं, 1000, उनमें ऐसा ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दी जाएगी ताकि वो किसी अगर उद्योग में काम करने के लिए जाएं तो कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ITI जो कॉलेज हैं केवल नाम के हैं, उनको सही से ना तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मशीनें होती हैं। अगर वो इसलिए वो ITI से पास आउट होने के बाद भी अगर यहाँ तक कि BTech का भी यही हाल है कि किसी भी कंपनी में जाते हैं तो उनके पास कोई भी स्किल नहीं होती है। तो इसी उद्देश्य के लिए यह योजना लागू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण, इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य को डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा अन्य उभरती तकनीकों के प्रमुख हब के रूप में विकसित करने की दिशा में नई नीतियां प्रस्तुत की गई हैं। इस प्राधिकरण का उद्देश्य क्या होगा? तो डेटा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना, विभागीय आंकड़ों का समन्वय स्थापित करना तथा प्रमाण आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना एवं अवसंरचना विकास पहल। 21 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, HCL और फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास किया। 22 फरवरी 2026 को दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर तथा शेष खंडों और मेरठ मेट्रो का भी उद्घाटन किया है। तो HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट और दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर, ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसर, ये हेडिंग है। तो इसके अंतर्गत क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के उपरांत राज्य को करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, कितने? 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कुल निवेश प्रस्तावों का अनुमानित मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से लगभग 60,000 करोड़ रुपए के MOUs इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से औपचारिक रूप से संपन्न हो गए हैं। यानी कि निवेश प्रस्ताव 1 लाख करोड़ के प्राप्त हुए, लेकिन MOU मात्र 60,000 करोड़ रुपए के ही हुए हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश समझौते। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की ये भी यात्रा की, तो उसी से संबंधित न्यूज है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जापानी कंपनियों के साथ लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रारंभिक स्तर पर 11,000 करोड़ रुपए के निवेश का आश्वासन प्राप्त हुआ, जिसका लक्ष्य क्या है? औद्योगिक गतिविधियों को गति देना है। इन समझौतों में कुबोटा कॉरपोरेशन, कौन सा? कुबोटा कॉरपोरेशन, मिंडा कॉरपोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जैसी प्रमुख कंपनियां सहभागी हैं। अगला पॉइंट है, मिर्जापुर में पूर्वांचल का पहला एयॉर्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर जिले के में पूर्वांचल का पहला एयॉर्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस संयंत्र का उद्देश्य
कालीन उद्योग को स्थानीय स्तर पर संसाधित धागे की सुचारू उपलब्धता, यानी जो कालीन उद्योग है उसको स्थानीय स्तर पर ही जो प्रोसेस्ड जो धागा है वो प्राप्त हो जाए, जिससे बाहरी राज्यों पर इसकी निर्भरता कम हो जाएगी। यह परियोजना पीपीपी मॉडल के तहत विकसित की जाएगी। बरेली हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। किसने? बरेली हवाई अड्डे ने। तो बरेली हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में पहला, यूपी में पहला और राष्ट्रीय स्तर पर 7वां स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर पर 62 हवाई अड्डों में से 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सर्वेक्षण में जो भोपाल का राजा भोज हवाई अड्डा और खजुराहो हवाई अड्डा एवं औरंगाबाद हवाई अड्डा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। पहले स्थान पर कौन रहा है? एक भोपाल का, खजुराहो का और औरंगाबाद का। ठीक है। और जो हमारा बरेली का है उसको 7वां और यूपी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मूल्यांकन चेक इन प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, संकेत व्यवस्था, कर्मचारियों के व्यवहार, यात्री सुविधाओं सहित 30 से अधिक मानकों के आधार पर यह सर्वेक्षण तैयार किया गया था। वर्ष 2025 में पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2025 में उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के मामले में देश का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला राज्य बनकर उभरा है। घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है, बल्कि विदेशी पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहा है। 2025 में पहले स्थान पर क्यों रहा है? क्योंकि कुंभ मेला था। ठीक है। तो लगभग 60 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी 67 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे गए हुए थे, तो इसलिए यूपी घरेलू पर्यटकों में पहले स्थान पे है। बाराबंकी की नवाचारक छात्रा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। किसको? पूजा पाल को। केवल यही याद रखोगे, यही पूछा जाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत भी पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की 17 वर्षीय छात्रा को किसानों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु विकसित तकनीकी नवाचार के लिए प्रधानमंत्री बाल राष्ट्रीय पुरस्कार से चयनित किया गया है। पूजा पाल ग्राम अगेहरा, जो कि बाराबंकी का एक गांव है, वहाँ की रहने वाली हैं। किसके लिए मिला है? किसानों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु विकसित तकनीकी के लिए। किसानों की हेल्थ से रिलेटेड एक इन्होंने तकनीकी से संबंधित इनको मिला है। तो कौन सी तकनीकी इन्होंने बनाई हुई थी? इन्होंने धूल नियंत्रित गेहूं थ्रेसर अटैचमेंट। कौन सी? धूल नियंत्रित गेहूं थ्रेसर अटैचमेंट विकसित किया है, जो थ्रेसिंग के दौरान भूसे और धूल को अलग कर वायु में धूल के कणों को फैलने से रोकता है, क्योंकि यही जो धूल के कण किसानों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। पूजा पाल का चयन जापान के साकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम के लिए भी हो गया है। जापान के कौन से? साकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम के लिए भी इनका चयन हो गया है। ग्रेटर नोएडा में एआई क्लिनिक की स्थापना। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS में देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक प्रारंभ किया गया है। इस क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य एआई तकनीकी और जेनेटिक स्क्रीनिंग के माध्यम से लोगों की पहचान को अधिक सटीक बनाना है। अगला है वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। इसमें देश भर के 28 राज्यों की टीमों ने भाग लेकर इसमें व्यापक भागीदारी अपनी सुनिश्चित की है। लखनऊ में ब्रेल पुस्तकालय की स्थापना की गई। कहाँ पे ब्रेल पुस्तकालय की हाल ही में स्थापना की गई है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय DSMNRU में राज्य के पहले विश्वविद्यालय स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। इस पुस्तकालय का उद्घाटन लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर किया गया है। यह सुविधा विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय की पहली मंजिल पर विकसित की गई है। पुस्तकालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप 54 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से संबंधित लगभग 4000 से अधिक ब्रेल पुस्तकों का
संग्रह उपलब्ध है। डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति। जनवरी 2026 में जारी केंद्र सरकार की डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को राज्यों के बीच प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। कौन सा? डीरेगुलेशन 1.0 में यूपी प्रथम स्थान पे है। इस पहल का लक्ष्य नियामक ढांचे को सरल बनाकर प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों को आसान बनाना और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, ताकि जो उनकी अनुपालन सरल हो, लोग उत्तर प्रदेश में आसानी से निवेश कर सकें, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, क्योंकि यूपी का जो लक्ष्य भी तो है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, बिना इंडस्ट्री के तो नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए डीरेगुलेशन 1.0 में बेहतर काम किया है और यूपी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लखनऊ में असोस लेलैंड ईवी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। 9 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और HD कुमारस्वामी की उपस्थिति में कहाँ पे लखनऊ में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण इकाई का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। संयंत्र की शुरुआती उत्पादन क्षमता सालाना लगभग 2500 इलेक्ट्रॉनिक या EVs बनाने की है। कितनी? 2500 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की है। भविष्य में इसे 5000 यूनिट तक ले जाया जा सकेगा। यह इकाई विशेष रूप से ई बस निर्माण केंद्र पर है। ई बस के निर्माण मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस, ठीक है। लखनऊ में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 और AI कार्यकारी समूह की चौथी बैठक का सफल आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया AI के सहयोग तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MEITY के समर्थन से किया गया है। इस अवसर पर UP AI मिशन की घोषणा की गई है। किसने इसका आयोजन किया है? तो यूपी गवर्नमेंट प्लस इंडिया AI और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो MeitY है उसने किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की गई है। हाल ही में नोएडा में श्रमिकों ने क्या किया था? हड़ताल किया था, प्रदर्शन किया था, जो कि हिंसक रूप भी ले लिया था, क्योंकि उनकी मांग थी कि उनकी सैलरी बहुत कम है, उनका उतने में पूरा खर्चा नहीं होता है महीने का। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय नोएडा में हुए श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। नोएडा और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों के वेतन में लगभग 21% की वृद्धि की गई है। कितने परसेंट की? 21% की। कहाँ पे? गाजियाबाद और नोएडा में। नगर निगम वाले जनपदों के श्रमिकों के वेतन में 15% और अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों के वेतन में 9% की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन कितना हो गया? 11,313 रुपये पहले था और अब बढ़कर 13,690 रुपये हो गया है। ठीक है। सरकार ने 20,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी से जुड़े दावों को भ्रामक बताया है, क्योंकि कुछ खबर चली थी कि न्यूनतम वेतन 20,000 कर दी है, जो कि फिर सरकार ने कह दिया नहीं, ये दावे भ्रामक है, ऐसा कुछ नहीं है। मजदूरी के व्यापक और संरचित संशोधन के हेतु शीघ्र ही वेतन बोर्ड यानी कि वेज बोर्ड का गठन किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। IIT कानपुर द्वारा स्कॉर्प रोबोट का विकास किया गया है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने स्कॉर्प नामक एक उन्नत रोबोटिक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया है, जो भारत का पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट है। स्कॉर्प एक आधुनिक रोबोट है जिसमें रोबोट डॉग जैसी गतिशीलता और रोबोटिक भुजा यानी कि रोबोटिक आर्म की कार्य क्षमता को एक साथ समाहित किया गया है। इस तकनीकी का विकास एक्सटेरा रोबोटिक्स नामक एक भारतीय स्टार्टअप ने किया हुआ है, जो IIT कानपुर के सहयोग से किया गया है। किसने इसका विकास किया है? तो एक्सटेरा नामक एक स्टार्टअप है, उसने किया है। स्कॉर्प नामक एक रोबोट बनाया गया है जो कि रोबोट डॉग जैसा है। किसने किया है? IIT कानपुर द्वारा।
नदी डॉल्फिन आकलन सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है जनवरी 2026 में। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नदी और मुहाना क्षेत्र डॉल्फिन के दूसरे व्यापक आकलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बिजनौर से की है। कहाँ से की है? बिजनौर से। कौन सा है सर्वेक्षण है? दूसरा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य डॉल्फिन की संख्या, इनका वितरण, इनके आवास की स्थिति और खतरों से संबंधित नवीन वैज्ञानिक आंकड़े को एकत्रित करना है। इस आकलन का समन्वय भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि WII देहरादून द्वारा राज्य वन विभागों तथा WWF इंडिया आरण्यक और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। WII किसके सहयोग से कर रहा है? राज्य वन विभाग, WWF इंडिया और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। पहले चरण में बिजनौर से गंगा सागर तक गंगा नदी के मुख्य प्रवाह और सिंधु नदी को इसमें शामिल किया गया है। कौन सा? गंगा नदी और सिंधु नदी को। और जो दूसरी स्टेज होगी उसमें ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा की अन्य जो सहायक नदियां हैं और सुंदरवन डेल्टा प्लस उड़ीसा तट को भी इसमें कवर किया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना और औद्योगिक यानी कि MSME गतिविधियों को गति देना है ताकि अधिक से अधिक रोजगार को उत्पन्न किया जा सके। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ। जनवरी 2026 में लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन लखनऊ में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल जो हैं हमारी, कौन है? आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन के 3 प्रमुख विषय थे। कौन से? विधायी प्रक्रियाओं में तकनीकी का उपयोग, विधायकों की क्षमता वृद्धि, जनता के प्रति विधायिकाओं की जवाबदेही। यूपी सरकार और नेस्कॉम के बीच कौशल विकास समझौता हुआ है। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के डिजिटल और तकनीकी कौशल को उन्नत बनाने के लिए नेस्कॉम के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को उभरती तकनीकियों में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। इस पहल को फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किया जाएगा। फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने IIT कानपुर और ICMR NIR DHDS के माध्यम से फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का सफल संचालन किया है। यह पहल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पूर्व आयोजित की गई। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नत AI समाधानों को बढ़ावा देना है। फिरोजाबाद में ग्लास म्यूजियम की स्थापना की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में देश का पहला विशेष ग्लास म्यूजियम विकसित किया जा रहा है जो अपनी कांच उद्योग परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। इस म्यूजियम का उद्देश्य क्या है? तो कांच और चूड़ी निर्माण से जुड़ी स्थानीय विरासत को संरक्षित करना और उसे प्रदर्शित करना। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के मौके पर राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन का आयोजन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया है। इसका लक्ष्य प्रत्येक जिले के विशिष्ट पारंपरिक व्यंजन को चिन्हित कर उसका संरक्षण एवं प्रसार करना है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण हेतु आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए आधार आधारित सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से सभी उपपंजीयक कार्यालयों में लागू की जाएगी। अब संपत्ति लेन देन से जुड़े खरीदार, विक्रेता और गवाहों की पहचान आधार के माध्यम से ही की जाएगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण हेतु आधार का प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत। उत्तर प्रदेश ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान के तहत HPV ह्यूमन
पेप्लोमा वायरस के टीकाकरण अभियान शुरू किया है। यह अभियान 3 माह तक कैंपेन मोड में संचालित किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य को कवर करेगा। यह टीकाकरण मुख्य रूप से 14 वर्ष से आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स सीरीज का पहला पार्ट यहीं तक है। 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। इतना ही, एक और वीडियो आएगा और इसके साथ ही यूपी स्पेशल जो करंट अफेयर्स है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो यूपी अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।